वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था यूआरएससी का तरफ से, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है 3/11/2022 में रिसेंटली इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आज हो गया तुम्हारा 30/10 ओके, और ज़्यादा कुछ दिन नहीं है, बचा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रिवीजन किया, फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट जो रहता है अलग अलग रहता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा, और न्यू क्वेश्चन का बारे में भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कैसे क्या अटेंड करने का। क्वेश्चन का डिस्कसन करते करते सारी चीज़ बताने वाला हूँ ओके। और पार्ट 1 पे मैंने पार्ट 1 से लेके 36 35 तक मैंने कवर अप ऑलरेडी कर दिया। जो लोगों ने देखा नहीं, अगला वीडियो जाके देख सकते हैं, वीडियो के अंदर जब ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा ओके। तो आज डिस्कस करने वाले 36 से लेके 60 तक क्वेश्चन जितना भी है पूरा कवर अप करेंगे। अगर ये सीरीज खत्म हो जाता है, ट्राई करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे इसका यूआरएससी का, और नहीं तो कोई भी इसरो का ओके। और एग्ज़ाम देने से जाने से पहले एक बार कम से कम रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ओके। और चलिए शुरू कर लेते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोगों ने न्यू कैंडिडेट है और न्यू स्टूडेंट है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं अपलोड करते रहता हूँ। स्पेशली इलेक्ट्रिकल का जो होता है सब्जेक्ट, मैं उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन जो है पेपर डिस्कस करता हूँ, और कुछ टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करते रहता हूँ ओके। चलो शुरू कर लेते हैं। और ओके 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा ओके। फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। यहाँ पे पूछा नो लोड टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट इट डिटरमाइंड। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, नो लोड टेस्ट ओके। बिना लोड में हम लोग कौन सा टाइप का टेस्ट करते हैं, अगर लोड के अंदर कनेक्ट करके कौन सा टाइप का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल्स में जाएगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ओवरऑल करेंगे ताकि आप लोग का माइंड में सेट हो जाए ओके। नो लोड टेस्ट के अंदर क्या क्या हम लोग जो नो लोड टेस्ट करते हैं उसके अंदर क्या क्या हम लोग को चीज़ मिलता है जो कैलकुलेशन करते हैं राइट। इसका बी इज़ द राइट आंसर। मैग्नेटाइजिंग करंट एंड बी नहीं होगा, कॉपर लॉस तो नहीं होता है ओके। मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड करंट ओके, नो लोड कंपोनेंट्स। चलिए डिटेल्स इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं राइट, दो नेम सेम है ओके। और ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नो लोड हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो कौन सा साइड में हम लोग ओपन रखते हैं ओके। ऑलवेज टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हैंग हो रहा है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच बी साइड में ऑलवेज टाइम ओपन है, और एल बी साइड में हम लोग क्या करते हैं, मीटर कनेक्टेड करते हैं राइट। तो यहाँ पे देखो ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म डिटरमाइंड नो लोड लॉस एंड नो लोड करंट। तो ये फॉर्मूला से हम लोग को पता चल रहा है क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नो लोड करंट I0√IW² प्लस IM² मैग्नेटाइजिंग करंट, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स मींस मैग्नेटाइजिंग करंट भी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और नो लोड पावर इनपुट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा आगे स्लाइड में लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट जो कंपोनेंट्स होता है, शॉर्ट सर्किट और इम्पीडेंस टेस्ट जो हम लोग यहाँ पे देखो कॉपर लॉस टेस्ट करते हैं राइट। वो एक्चुअली जो इसका ये जो लॉस है इसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस भी बोल सकते हैं राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखो शॉर्ट हम लोग जो करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के कौन सा साइड में हम लोग शॉर्ट करते हैं, एल बी साइड में हम लोग शॉर्ट करते हैं ऑलवेज टाइम, एल बी साइड पे, एच बी साइड में नहीं है ओके। और एच बी साइड में हम लोग मीटर को कनेक्ट करते हैं। इसका और एक नेम है, ये नेम थोड़ा सा जो है इम्पीडेंस टेस्ट हम लोग बोलते हैं। ये कभी कभी स्टूडेंट ना याद नहीं रखते ओके, आप याद रखें, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप आंसर देने के लिए ईजी हो जाएगा राइट। और थोड़ा सा देखते हैं आगे। अच्छा ओपन सर्किट, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट का जो वेक्टर डायग्राम और सर्किट रिप्रेजेंटेशन ओके। ये है आपका ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे करंट सर्कुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे I0 जो कंपोनेंट है, जैसे कि ये वाला सीन ओके। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये देखते पा रहे हैं मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स राइट, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसी डायग्राम से ओके। आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ रहा है ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट हो जाएगा, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन है, सभी को डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है ऑलराइट। 37 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा द पावर फैक्टर ऑफ रिजोनेंस RLC, जैसे कि यहाँ पे सीरीज की पैरेलल बताया नहीं ओके। आप ध्यान देने का, जे R एंड L बता दिया, और पावर फैक्टर रिजोनेंस, इसका मतलब रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, XL हम लोग लिख सकते हैं और XC इक्वल होता है,
दोनों कंडीशन में होता है, तो ये कैंसिलेशन होता है। सिर्फ सर्किट के अंदर क्या पड़ा रहता है, आर पड़ा रहता है। अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो सर्किट बन गया रेजिस्टिव। जब कोई सर्किट के अंदर रेजिस्टिव सर्किट है, वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, एक ही फेज एंगल पे रहता है, मतलब इसका फेज एंगल क्या रहता है, जीरो रहता है। ओके, तो वी एंड आई का जो फेज एंगल है जीरो है, तो इसका मतलब कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री है। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, हम लोग 1 लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो 1 मतलब यूनिटी है। बी इज द राइट आंसर, 0 डालने का नहीं है। ओके, 0 मारते तो गलत हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, हम लोग जो एग्जाम में क्रैक किया था, ऑलवेज टाइम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बार बार रिवीजन के अंदर डाल के रखा था। ऐसे नहीं जो एग्जाम के पहले पढ़ लेने का, रिवीजन कंटिन्यूअसली रहता था, जिसके वजह से आज यहाँ पे हूँ WBSC-DCL वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जॉब कर रहा हूँ। बताऊँगा सारी चीज़, एक दिन वीडियो बता के ऑलरेडी बताते रहता हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं किया, कोई बात नहीं। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन देखे तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। Which application work for the heating effect? ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हीटिंग इफेक्ट देखो, करंट फ्लो होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है अप्लायंसेज। ऐसा कौन सा अप्लायंसेज है, टोस्टर रहता है। टोस्टर जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर क्या रहता है, कॉयल रहता है। ओके, सप्लाई देता है, हीट होता है, और जो हम लोग रोटी वगैरह डालता है सेकने के लिए, मतलब हीट करने के लिए यूज होता है। ओके, गर्म हो जाता है और खाना खा लेता है। ओके, और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है इसके अंदर मोटर है, फूड मिक्सर ये भी मोटर सिस्टम है, फैन के अंदर भी मोटर है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ये थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 इंडक्टर, 4 आप लोग के पास इंडक्टर है, इसका वैल्यू है 1 मिली हेनरी। उसके साथ साथ ये जो 4 इंडक्टर है ये कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल पे। जैसे कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। ओके, ओके, थोड़ा सा सर्किट ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करके 4 इंडक्टर है, ये सारी के सारी 4 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल पे है। थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ना थोड़ा कभी कभी हैंग हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, ओके, तो 4 हो गया। और ये इंडक्टर का वैल्यू कितना है, मैं एक ही लिख रहा हूँ। इंडक्टर 1, इंडक्टर 2, इंडक्टर 3, इंडक्टर 4, इसका वैल्यू सभी का वैल्यू 1 मिली हेनरी। ओके, छोड़ दीजिए, वैल्यू तो सबका सेम है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो 2 इंडक्टर इसका वैल्यू है 1 मिली हेनरी, कनेक्टेड सीरीज पे है। ओके, और इसको कैलकुलेशन कैसे करें, बहुत इजी एंड सिंपल है। देखो इसका जो फॉर्मूला है मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में सारी चीज़ आ जाएगा। पैरेलल कंडीशन में जो है इसका फॉर्मूला ये वाला सीन है। सीरीज कंडीशन में सिंपली आपको ऐड कर देना होगा। ओके, तो चलते हैं वहाँ पे और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जो एल है, मेन जो एल हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 बाई, देखो यहाँ पे कैलकुलेट, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, गलत हो गया। तो 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, रजिस्टर के जैसे पैरेलल रजिस्टर के जैसे हम जो कैलकुलेशन करते हैं सेम है यहाँ पे। और 1/3 है, माउस में लिखना पड़ रहा है, क्या सिचुएशन हो गया। मतलब काम करने का टाइम अगर जो हैंग हो जाता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है यार, क्या बताऊँ। अच्छा ओके, 1/L4 है, राइट। ओके, इसको अगर एलसीएम करते हैं, सिंपली एलसीएम अगर किया, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, एलसीएम किया सारी चीज़ ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल इक्वल टू सारी ऊपर जब चला जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, L1, L2, L3, L4 और नीचे क्या रहेगा, 4 रहेगा। ओके, और सेम सीरीज का जो कंडीशन है L1 प्लस L2, तो हम लोग क्या करेंगे, L1 प्लस L2, यहाँ पे L1 प्लस L2 सिंपली लिख दिया। सिंपली इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना 1 है, तो इसको सिंपली 1 के 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 रहेगा, और नीचे रहेगा 4 प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 1 है, ये 1 है, 1 1 2 है, तो 2 का अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं कितना रहेगा। देखो नॉर्मली हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, L1 प्लस 8 है। ओके, ठीक हो रहा है, चलो 8। ओके, 8 इक्वल 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका राइट आंसर क्या है, जगह हम लोग इसको काट करेंगे 39 का इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी रहेगा 9 आंसर। ओके, सी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, किधर गया। तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे आप 4 और 9 को, तो इसका इतना वैल्यू आ जाएगा। ओके, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 4 को डिवीजन करो 9 से, डिवीजन जब करेंगे हम लोग कितना रहेगा, 4 9 2 8 होगा, 1 पॉइंट से लेके सुनोगे 2
कितना रहेगा 8 रहेगा, 8 से 2 शून्य लिया, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी है, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ 40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बर्डन बता दिया, ओके, बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर सीटी का जो स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होने का। सीटी हो पीटी हो, सीटी एंड पीटी ये सब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो, नॉर्मल ट्रांसफार्मर, इसका रेटिंग क्या होता है वी एंड आई पे रेटिंग होता है, और बड़ा यूनिट अगर हो गया तो के वी ए हो गया। ओके तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर, दूसरा कुछ इसका आंसर नहीं है। ओके और रेटिंग का बारे में जितना भी आपके पास रेटिंग है, जैसे बैटरी का रेटिंग का क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या का होता है, सभी का रेटिंग आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन बार बार वहाँ पे आता है। ओके 41 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इन ए सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टेटर बैक ईएमएफ डिपेंड अपन, किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो इसका बता देते हैं आंसर, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके और कभी कभी सिंक्रोनस मोटर अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज होने का चांसेस बहुत रहता है। ओके 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीसी एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टेटर का बैक ईएमएफ। ओके थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहा है ये सिंक्रोनस का कंस्ट्रक्शन है पूरा, ये स्टेटर है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, स्टेटर का वाइंडिंग है, और ये रोटर सेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है देखो डीसी एक्साइटेशन हम लोग यहाँ पे दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट व मैग्नेटाइजिंग कंडीशन क्रिएट हुआ, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जनरेट हुआ। ये फ्लक्स क्या होता है इसके ऊपर ही डिपेंड करे। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली एक अच्छा लैंग्वेज में लिखा है इन ए सिंक्रोनस मशीन ये बैक ईएमएफ इट्सेट होता है, बैक ईएमएफ डेवलप होता है आर्मेचर, किसमें आर्मेचर जो है स्टेटर के अंदर, ये जो स्टेटर के अंदर होता है बाय द रोटर फ्लक्स के ऊपर। अगर ये रोटर फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टेटर का बैक ईएमएफ, और रोटर फ्लक्स ज़्यादा होगा कि कम होगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डीसी सोर्स के ऊपर। देखो यहाँ पे बताया फ्लक्स व्हिच इज अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, वो तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है व्हिच इज अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज द बैक ईएमएफ डिपेंड अपॉन रोटर एक्साइटेशन। रोटर एक्साइटेशन मतलब रोटर के अंदर जो डीसी सप्लाई दे रहा है ये एक्साइटेशन वोल्टेज है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है बैक ईएमएफ। तो मोटा मोटा अगर बात करें डायरेक्टली तो बैक ईएमएफ डिपेंड कर रहा है हम लोग एक्साइटेशन के ऊपर, क्लियर। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 42 नंबर क्वेश्चन बताइए पटक करके राइट आंसर क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन रनिंग अंडर नो लोड कंडीशन विद द ओवर एक्साइटेशन आर्मेचर करंट आई एंड ड्रॉ बाय ए सिंक्रोनस मोटर, क्या होगा। देखो दो चीज़ है, दो कंडीशन मिल रहा है। जब हम लोग सिंक्रोनस जो कोई भी अगर सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर के जैसा बिहेव करता है, दो कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट नो लोड कंडीशन विदाउट एनी मैकेनिकल लोड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है ओवर एक्साइटेड होना चाहिए, अंडर एक्साइटेड नहीं है। ओवर एक्साइटेड जब होंगे तभी क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर बिहेव करेगा कैपेसिटर के जैसा। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो सिचुएशन में क्या रहेगा, करंट जो है करंट का कंडीशन क्या रहेगा, जब भी उसी टाइम में जब कैपेसिटर के जैसे बिहेव करेंगे तभी करंट होगा लीड कंडीशन में रहेगा, वोल्टेज लैग, दो कंडीशन होगा। तो करंट लीड द वोल्टेज व वोल्टेज लैग द करंट, ओके 90 डिग्री, ऑलराइट। तो यहाँ पे लैग द रिजल्टेंट, देखो लैग द अप्लाइड वोल्टेज बाय ए स्मॉल एंगल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो लैग द रिजल्टेंट वोल्टेज ईआर बाय 90 डिग्री, ओके करंट से लैग होगा 90 डिग्री वोल्टेज, तो बी इज द राइट आंसर। ओके इसका कुछ इमेज लिया है कि नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा। देखो स्लाइड के अंदर ऐड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंक्रोनस कंडेंसर व सिंक्रोनस कैपेसिटर जो भी बोलता है, तो यहाँ पे देखो ए सिंक्रोनस मोटर टेक ए लीडिंग करंट when over excited and therefore the behave of a capacitor, तभी बिहेव करते हैं कैपेसिटर के जैसे। ओके और एक कंडीशन क्या रहेगा, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग लो लोड कंडीशन, तभी हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर उसको बोलेंगे। ओके और इसका जो फेजर डायग्राम ये है, देखो करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है कितना पे, 90 डिग्री पे। ओके और ये ओवर एक्साइटेड कंडीशन में देखो ई बी यहाँ पे ग्रेटर देन, इसके जो भी मतलब फेज वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा। ओके क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा विजुअलाइज करके दिखाएंगे ना तो माइंड में थोड़ा सा याद रहेगा ज़्यादा टाइम, है ना। हम लोग का माइंड ऑलवेज टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्राफ्स के ऊपर, फोटोग्राफ्स के ऊपर। ओके तो फेजर डायग्राम के ऊपर। ओके 43 नंबर क्वेश्चन बताए, ये तो बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर है 50 होगा। कैसे होगा, स्पीड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 120
F/P, ये भी कर लेते हैं F। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, पहले हो गया NP डिवाइडेड बाई 120। ओके, N का वैल्यू कितना है यहाँ पे, स्पीड का 750। ओके, एंड पोल का कितना है, 8 है। हम लोग जब डिवाइड करेंगे इसको, देखो करके देखो, 50 इज़ द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये याद रखना पड़ेगा। देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, फॉर द स्पीड कंट्रोल पर्पस। हम लोग स्पीड कंट्रोल पर्पस के लिए कौन सा मोटर, यहाँ पे देखो पोल चेंजिंग मेथड कैन बी एडॉप्टेड फॉर, मतलब बेटर रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। स्लिप रिंग मोटर ना, स्लिप रिंग मोटर के लिए नहीं यूज होता है। पोल चेंजिंग मेथड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। सी याद रख दो, आज से भूलने का नहीं। ओके, और फ्रीक्वेंसी चेंजिंग जो अगर करते हैं सिंक्रोनस मोटर में हम लोग करते हैं, राइट। तो ओके, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, बहुत ही ईजी है। इसको नॉर्मली है, यहाँ पे क्या पूछा देखो, द करंट ड्रॉ बाय द हीटर। करंट का फॉर्मूला सिंपली पुट कर दो, W/V कर दो। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, W मतलब V × I। ओके, और V कार्ड हो जाता है तो I पड़ा रहता है। सिंपली हम लोग लिख लेते हैं 1000। ओके, डिवाइडेड बाई कितना V है, 240। तो इसको अगर हम लोग काट करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर रहेगा 45 नंबर का आपका D इज़ द राइट आंसर रहेगा। करके देखो, D इज़ द राइट आंसर। ओके, मैथमेटिकल जितना भी इक्वेशन है ना, थोड़ा सा सोच समझ के आराम से करने का, कूल माइंड में, क्योंकि गलत होने का चांसेस रहता है। जितना भी इजी रहता है, जितना इजी क्वेश्चन होता है उतना गलत होने का चांसेस रहता है। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन, इन ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर क्या रहेगा, देखो ये एक सर्किट है, ये यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे सोर्स ऑफ वोल्टेज है। ओके, तो ये सर्किट के अंदर करंट क्या फ्लो होगा, नहीं होगा। करंट क्या रहेगा, 0 बोलेंगे। और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऑलवेज टाइम 0 नहीं है, इन्फिनिटी। ओके, ये ध्यान रखें। तो ढूंढेंगे कौन सा है, रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, करंट इज 0। चलो D इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी है, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मोडलिटी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, कोई बात नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन, ELCV। ओके, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, कौन सी ऑपरेट, रेसिडुअल करंट। और RCCB ये भी सेम कंडीशन में काम करता है। और उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, ऐसे वाला कोट टाइप का, ये ट्रांसफार्मर का नाम है बैलेंसिंग कोट टाइप करंट ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर एक दिन ना वीडियो बनाएंगे अच्छा से, कैसे काम करता है। ऐसे वाला रहता है, ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर। ओके, याद रखें कौन सा ट्रांसफार्मर, बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर। अनबैलेंस हुआ तो क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब सप्लाई देखो फेज के अंदर जितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, न्यूट्रल से उतना करंट अगर नहीं आएगा घूम के, तो अगर किधर भी ड्रॉप हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो ये कोर के अंदर क्या होगा, करंट सर्कुलेशन होगा। तो ये सेकेंडरी साइड में जब करंट सर्कुलेशन होगा, मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। ये एक सर्किट है, आपको दिखाएंगे एक दिन, तो अच्छा रहेगा। तभी क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है, सर्किट को ट्रिप हो जाता है, राइट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सर्किट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है रेसिडुअल। ये इज़ द राइट आंसर, बता दिया आपको। 47 जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ए बैटरी मेजर टर्म ऑफ। ओके, हम लोग जो मेजर करते हैं कोई भी बैटरी के अंदर, क्या मेजर करते हैं, कौन सी टर्म में मेजर करते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम लोग हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर यूज करने के बाद बैटरी का जो कंडीशन है सेल का, सेकेंडरी सेल के अंदर ऐसे होल रहता है, उसके अंदर स्पेसिफिक ये डाल देता है, हाइड्रोमीटर डालते हैं। डालने के बाद स्पेसिफिक जो रेंज रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग विचार करते हैं बैटरी का कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग पोजीशन में है, राइट। और इसका और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कितना रहेगा चार्जिंग रहेगा और कितना डिस्चार्जिंग रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट से देखो, ये प्लेट है, प्लेट से कितना इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा, मतलब जो जहाँ पे एसिड रहता है, हम लोग कम हो जाता है डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, राइट। तो इसका गैप कितना रहेगा, ये सारी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहा है आपको ये सब क्वेश्चन देखने का, क्योंकि बैटरी जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाता है। एक तो मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है वहाँ पे, और एक बैटरी का सेल का ऊपर डायरेक्टली आ जाता है। काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन, बताया इसका आंसर क्या रहेगा। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, दोनों मैग्नेटिक पोल है, सपोज ये वाला पोल है, ओके, P1 और P2 है। दोनों पोल का अगर सोच सकते हैं N और S से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे काम करता है, डिस्टेंस जो काम करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, डायरेक्टली नहीं करता है फोर्स। थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ इसका। तो मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, इसको बोलता है हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ओके, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। ओके, दो मैग्नेटिक पोल के अंदर फोर्स कैसे काम करता है। एक साइड में N है,
दूसरा साइड में एज है, जितना हम लोग ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग जितना बढ़ाएंगे क्या होगा, इसका फोर्स का जो कंडीशन है, फोर्स जो अप्लाइंग फोर्स है दोनों के अंदर कम होती जाएगा। कितना कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे देखिए फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला है, ओके ये फोर्स का फॉर्मूला ऐसा होता है, वेरी जस्ट होता है। इसको निकाल के हम लोग म्यू डाला और QM1 धरो सपोज ये QM1 और QM2 डिवाइडेड बाई ये वाला देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर R स्क्वायर, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आते हैं और मैथ भी अगर आएगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो और डेटा पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितना भी बैंडविड्थ है आपके पास, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ओके सारी के सारे 3-4 है, मैं बताऊंगा अभी। तो इसका राइट आंसर क्या है सबसे पहले बताते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है देखो बैंड पास फिल्टर, एक पर्टिकुलर कोई बैंड का फ्रीक्वेंसी मान लीजिएगा 50, 60 ऐसा कुछ बैंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, पर्टिकुलर उसी बैंड का फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर पास करेगा, दूसरा लो और हाई ये पास नहीं करेगा। जो पर्टिकुलर हम लोग सेट कर देंगे, यहाँ पे देखो सी इज द बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी लिमिट कर देंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को वो पास करेगा। दूसरा है देखो लो पास वाला क्या है, सिर्फ लो एक 0 से लेके लो तक जो मैक्सिमम इसका रेंज रहता है, जो स्टैंडर्ड रेंज रहता है, उसी फ्रीक्वेंसी को वो सिग्नल पास करेगा ये फिल्टर। ओके, और हाई पास सिंपली हाई पास क्या करेगा। और सेकंड जो है रिजेक्ट द सिग्नल बिटवीन द फ्रीक्वेंसी लिमिट, जो बैंड स्टॉप जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा 4 यूनिट है, देख लेते हैं थोड़ा, आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखो तीनों कंडीशन आता है, एक है तुम्हारा हो गया लो पास, हाई पास फिल्टर, बैंड पास, बैंड स्टॉप, मतलब पर्टिकुलर वो कोई एक बैंड को स्टॉप करेगा और दूसरा फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। ओके, और ये एशियन बुक में बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया। ओके, आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एशियन टेक्नीशियन बुक है तो आप देख लीजिएगा। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप यहाँ से क्वेश्चन मैथमेटिकल इक्वेशन आता है और फॉर्मूला भी आते हैं बार बार। ओके, स्टार कनेक्शन में देखिए, स्टार कनेक्शन में करंट क्या रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, और डेल्टा कनेक्शन में करंट क्या रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, ये आपका टक्स है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा, देखो यहाँ पे स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज 51 नंबर का ये आंसर है। ओके, लाइन करंट क्या रहेगा, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट रहेगा। ओके, लेकिन डेल्टा में उल्टा रहेगा, लाइन करंट इक्वल टू √3 फेज करंट, वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, ध्यान रखिए। 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं किस लिए, हम लोग जो मीटर को रेंज को इंक्रीज करने के लिए, ओके एक्सटेंड करने के लिए। इसके ऊपर एम मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। वोल्ट मीटर को रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग हाई अमाउंट ऑफ सीरीज पे हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे कि हम लोग मीटर का जो मेजरमेंट है यूनिट से मेजर करते हैं तो उसका रेंज इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, तभी आप लोग को अच्छा रहेगा। जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वोल्ट मीटर केस में हम लोग यूज करता है, इसके ऊपर भी मैथ आता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सप्लाई वोल्टेज और VM मीटर वोल्टेज, और ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन G है। ओके, और इसे कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन देखें, इसके ऊपर मैथ आते रहता है, बार बार बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैथ एक मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखो, अगर एक एमीटर है जहाँ से हम लोग काफ़ी सारा एम्पियर मेजर करना है, एक्सटेंड करना है मीटर का वैल्यू, तो क्या करते हैं, लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग शांत पे लगा देते हैं, जाके ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास होके फिर चला जाता है यहाँ पे। ओके, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं RM/m-1। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप लोग को सुनते सुनते बोरिंग लग रहा है तो आप वीडियो को स्टॉप करें, बाद में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर जब बोरिंग हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, फिर ये वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल नहीं रहेगा, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सी, इसका मतलब 52 का राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, और पैरेलल में स्मॉल अमाउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर शंट हम लोग यूज करते हैं, राइट, एमीटर केस पे। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ धीरे धीरे करके चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे जो एग्जाम में तो क्वेश्चन एज पर द पहले का जो रूल है 60 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैंने देखा था जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था 60 क्वेश्चन ही आएगा, और कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि फीटर के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिकल का नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई बताया नहीं जो इलेक्ट्रिकल का मैथमेटिकल का नॉर्मल मैथ नहीं आएगा, फिर भी नहीं आता है, आप भरोसा रखें।
और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, द वायरिंग दैट नीड टू बी प्लान और एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद द बिल्डिंग। मतलब जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं ना, न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, उसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग का प्लान करते हैं, वायरिंग का जो बॉक्स वगैरह है बैठा देते हैं। तो कौन सा टाइप का वायरिंग होता है, वायरिंग का नेम है कॉन्ड्यूइट कॉन्क्रीट वायरिंग। ओके, और क्लीड वायरिंग, बैटन वायरिंग ये तो बाद में होता है। ओके, लेकिन ये वाला वायरिंग को पहले मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर डालना पड़ता है, उसके बाद सीमेंटिंग वगैरह होता है। राइट, आपको पता है, शायद देखा है आप। आजकल टाइम में वही ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलर है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। जो आजकल टाइम में पॉपुलर है वायरिंग कौन सा है, कॉन्ड्यूइट कॉन्सिल वायरिंग। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ऐसे कौन सी मोटर है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसके लिए कुछ एनर्जी, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स का जरूरत होता है। पोनी मोटर वगैरह यूज करते हैं। ओके, स्मॉल मोटर से उसको स्टार्ट करते हैं। कौन सा मोटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, उसे सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। राइट, तो ये आपको याद रखें, सेल्फ स्टार्ट मोटर। इसको स्टार्टिंग करने के लिए कितना टाइप का कौन सा चीज़ हम लोग यूज करते हैं, ये पूरा लिस्ट बुक से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे पैसिव डिवाइस क्या है। इसका राइट आंसर है एक्टिव है एक, दोनों हम लोग के पास कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट्स। ओके, एक्टिव कंपोनेंट जो यहाँ पे देखो, एक्टिव कंपोनेंट का जैसे कि एनर्जी सोर्स हो गया, जो एनर्जी ले रहा है उसको आउट कर रहा है, बा गेन करके भेज रहा है, उसका होता है एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव मतलब क्या, वो घटा रहा है। ओके, तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर है यार कोर इंडक्टर। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने लिया, कुछ एग्जाम्पल, इतना पढ़ लिया तो काफ़ी है। एक्टिव कंपोनेंट एक साइड में, दूसरा है पैसिव का। पैसिव के अंदर देखो, रजिस्टर है, क्या है, एनर्जी को लॉस करवा देता है। एलडीआर है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसमीटर है, ट्रांजिस्टर यहाँ भी जा रहा है, इसी का एक्टिव के कंपोनेंट के अंदर जा रहा है। कैपेसिटर है, इंडक्टर है, स्विच है, और ट्रांसफार्मर भी इसके अंदर आ रहा है। और बैटरी, जनरेटर और जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये इसके अंदर जो यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आ रहा है, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिंपल है। पावर का फॉर्मूला पूछा, V/I। ओके, वोल्टेज इंटू एम्पियर इजिकल टू वाट, नीचे का राइट आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये भी बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, फायर का जो चैप्टर है, ओके, फायर के चैप्टर के अंदर कि जितना भी एक्सटिंग्विशर है और प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो भी है, वहाँ पे पूरा A to Z पढ़ के जाने का, एक भी नहीं छोड़ने का। वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। और फायर का जो ट्राइंगल, ओके, वो भी पढ़ने का, जितना भी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी जितना भी है, वो भी पूरी कवर अप करने का। वहाँ पे क्वेश्चन नहीं तो मिसिंग हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है, फॉर्म हम लोग देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। ओके, वाटर सोडा फोडा यूज नहीं करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। कंटिन्यूटी हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर वगैरह यूज करते हैं। मल्टीमीटर हो सकता है, ओम मीटर हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ए। ओके, एमीटर, वोल्ट मीटर यूज नहीं करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैपेसिटर के अंदर, पूरा कैपेसिटर अच्छे से पढ़े, कैपेसिटर से मैथ आता है। ओके, पावर स्टोरेज का जो होता है क्या होगा, अच्छा, इंडक्टर के अंदर जो पावर स्टोरेज का फॉर्मूला क्या है, सभी पढ़ाई करें। ओके, और इसका राइट आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना होगा कैपेसिटेंस उतना इंक्रीज होगा। ओके, लेंथ के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, 4 से 5 प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 59 का। ओके, एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो फॉर्म फैक्टर साइन वेव का है, आप सभी वेव पढ़ें, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, जितना भी वेव्स है सभी को वैल्यू पढ़ के जाइए। फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सभी पढ़े। ओके, इसको थोड़ा सा ओवर भी दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या है, फॉर्म फैक्टर का जल्दी बताइए, डी इज द राइट आंसर। तो फॉर्म फैक्टर का होता है, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस, RMS बाई एवरेज, AVG। RMS का वैल्यू कितना है 0.707 और एवरेज का 0.636, डिवाइड करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। ये तो साइन वेव का हो गया, सबको आता है, लेकिन एग्जामिनर घुमा के दे सकता है। राइट, मैं लेने के लिए कोशिश किया। ये देखो वेव फॉर्म, और एक चीज़ है यहाँ पे आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। ये देखो, ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, इसको तो क्रेस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं। याद रखिए, क्रेस्ट फैक्टर बोल दिया तो आप ढूंढेंगे में कौन सा फैक्टर है। ओके, तो साइन वेव का वैल्यू सबको पता है। ओके, लेकिन ट्रायंगुलर वेव का क्या रहेगा, और क्रेस्ट फैक्टर का जो है, इसका क्रेस्ट फैक्टर में कितना है, और फॉर्म फैक्टर में कितना आएगा, स्क्वायर वेव में कितना रहेगा, सभी का 1 1 1 1।
यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा वैल्यू, देखो यहाँ पे पूछ लेता है जो साइन एक का आरएमएस वैल्यू और ट्रायंगुलर वेव का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका सबसे ज़्यादा है आरएमएस वैल्यू के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्म फैक्टर भी पूछ सकता है और इसका वेव देख सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ाई करें। ओके, तो ऑलरेडी कवर अप कर दिया। टोटल क्वेश्चन कितना था, 1 से लेकर 60 क्वेश्चन टोटली हम कवर अप कर दिया। और फर्स्ट पार्ट जो लोग देखा नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं। देखते हैं आपका रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट, कम से कम कमेंट तो करें जो अच्छा लग रहा है। ओके, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। ओके, क्योंकि मेरा भी बीच में थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह है, तो देखता हूँ टाइम के हिसाब से मैं डाल पाऊँगा कि नहीं। ओके, तो इसी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।